हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के सेकेंड लेसन यानी बिलियन का जो लेक्चर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर सेकेंड। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में हम दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ गाइज, पार्ट पर मिलियन और मोलन्स। जी हाँ गाइज, मैं बता दूं कि ये हम लोग सांद्रता पढ़े थे, बिलियनों की सांद्रता, और उसमें हमने बिलियनों की सांद्रता के 3 पदों का हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में उसको हम क्या किए थे कि अच्छे से देखे थे, उस पर डिफिनीसन उसका फार्मूला, उसके अलावा उस पर न्यूमेरिकल भी देखे थे। सेम इसमें भी पार्ट पर मिलियन हम इसकी डिफिनीसन देखेंगे, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे। सेम उसी तरह मोलन्स में इसकी डिफिनीसन, फार्मूला, उसके बाद एक एक हम क्या देखेंगे, इन दोनों पे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। लेकिन गाइज, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपने सुपर 30 बैच के बारे में। जी हाँ गाइज, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, जितनी भी चीज़ें लाइक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स मात्र 499 रुपये में मिल जाएगा। और प्लस हम लोग का जो सुपर 30 व्हाट्सअप बैच है उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें आपको पूरे साल आपके बोर्ड एग्जाम की अच्छे से एकदम प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से 80% से ज़्यादा मार्क ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे सुपर 30 बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं इसे, ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से हमारा नोट्स बाई कर लीजिएगा। वहाँ आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो हैंड राइटिंग का आपको ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको 12 क्लास में जाना है और वहाँ आपको 499 आपको पेमेंट करने को बोलेगा। पेमेंट करने के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स वहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद आप खरीदने के बाद इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा कि सर जी हमने आपका नोट्स बाई कर लिया है, हमें सुपर 30 बैच जो है आपका व्हाट्सएप बैच है उसमें ऐड कर दीजिए, तो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको खरीदते समय नोट्स कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसी नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैसेज मत कीजिएगा, सीधे कॉल कर लीजिए। अगर आपको नोट्स भी लेना हो, कुछ पूछना हो नोट्स लेने से पहले, तो इस पे आप कॉल कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट पर मिलियन क्या होता है। देखिए, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁻6 भागों में उपस्थित हो, पार्ट पर मिलियन कहलाता है। और जो इसका फार्मूला होता है पार्ट पर मिलियन यानी पीपीएम इक्वल टू, इसको शॉर्ट में हम पीपीएम बोलते हैं, तो पीपीएम इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है कि विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10⁻6। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इसके माध्यम से आपको अच्छे से समझाता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, देखिए, पार्ट पर मिलियन, पर यानी प्रति। ठीक है, पार्ट पर मिलियन क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, ठीक है, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁻6 यानी एक मिलियन यानी 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कि 1 मिलियन अर्थात 10 लाख भागों में उपस्थित हो, पार्ट पर मिलियन कहलाता है। देखिए एक बार मैं और पढ़ता हूँ, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁻6 भागों में उपस्थित हो, पार्ट पर मिलियन कहलाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसका जो फार्मूला है पीपीएम यानी वही पार्ट पर मिलियन, इसको शॉर्ट में हम पीपीएम बोलते हैं। ठीक है, पीपीएम इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10⁻6। ठीक है, चलिए अब ये आप लोग का फार्मूला हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए इस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने इसके सांद्रता के जो पद हैं, ठीक है, ये चूंकि चौथा पद है, पार्ट पर मिलियन जो है चौथा पद है। ठीक है, इससे पहले हमने जो सांद्रता के 3 पद हैं, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उनको हमने पहले वीडियो लेक्चर में कवर कर रखा है। अगर आप अभी तक उन लेक्चर्स, वो जो लेक्चर है पहला, उससे नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या सबसे अच्छी आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको एकदम बारी बारी से एक एक लेक्चर, लाइक अगर आप सॉलिड स्टेट यानी पहले लेसन का देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन दिख जाएगा। वीडियो में क्लिक करने के बाद आप जाइएगा सॉलिड स्टेट में, तो उसके बाद सॉलिड स्टेट के सारे लेक्चर वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार आप बिलियन पे क्लिक करेंगे तो चूंकि बिलियन का हमने अभी केवल एक लेक्चर कवर किया हुआ है, तो आपको वहाँ वह लेक्चर दिख जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका न्यूमेरिकल होता है और आपके एग्जाम में भी आता है, क्योंकि देखिए काफ़ी थोड़ा फंसाऊ टाइप का होता है। देखिए क्या है न्यूमेरिकल, चलिए देखिए, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में देखिए 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ एक सोचने वाली बात है। ठीक है, यहीं पे लड़के काफ़ी सारे गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, देखिए क्या है
कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में इतना ऑक्सीजन घुली है, यानी प्रति किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, ठीक है, प्रति किलोग्राम यानी एक किलोग्राम, और 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम है जो समुद्री जल, उसमें इतना ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी एक तरह से हम यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो समुद्री जल है, ठीक है, 1000 जो ग्राम, या इसको हम 1 kg बोल रहे हैं, ठीक है, यह क्या है, एक तरह से बिलियन है। बिलियन क्यों है? क्योंकि इसमें ये 1000 के अंदर, ठीक है, 5.8 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, क्या है इसके अंदर इतनी ऑक्सीजन भी है। तो यह क्या हो गया, एक kg यानी जिसको हम 1000 ग्राम जल बोल रहे हैं, यह एक तरह से बिलियन हो गया, ठीक है। और यह क्या हो गया, 5.8 × 10⁻³ ऑक्सीजन इसमें घुली है, तो यह ऑक्सीजन घुली है, इसका मतलब यह बिले हो गया, ठीक है, कम मात्रा में है, बिलियन में इसका मात्रा कम है, इसलिए यह बिले है, ठीक है। और अगर विलायक हम निकालना चाहें कि विलायक इक्वल टू क्या होगा, तो विलायक इक्वल टू बिलियन माइनस बिले हो जाएगा, ठीक है। और बिलियन 1000 ग्राम का है, उसमें से इतना ये बिले है, इसको घटाएंगे तो हमें, ठीक है, इसमें से मतलब 1000 में से 5.8 × 10⁻³ घटाएंगे तो हमें अब क्या होगा कि हमें मालूम चल जाएगा कि विलायक कितना है। विलायक यानी शुद्ध जल बोल सकते हैं, ठीक है, बिना ऑक्सीजन की। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो वही कह रहा है कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में इतना ऑक्सीजन घुली है, ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो चूंकि इतना ये घुली हुई है, तो ये चूंकि इसकी मात्रा काफ़ी कम है, तो कम वाला जो होता है वो बिले होता है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसको अच्छे से कवर किया हुआ है और आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो बिले यानी ऑक्सीजन का हमें द्रव्यमान दिया है 5.8 × 10⁻³ ग्राम, चूंकि और हम लोग का बिलियन का द्रव्यमान कितना है, चूंकि बिलियन हम लोग का देखिए बिलियन 1000 ग्राम है, ठीक है, यानी 1 kg यहाँ प्रति किलोग्राम का रहा है, यानी वही 1 kg, और 1 kg यानी 1000 ग्राम, ठीक है। इसी 1000 ग्राम में इतना जो 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन भी इसी के अंदर घुली हुई है, यानी यह बिलियन है, ठीक है। बिलियन का द्रव्यमान हमें दे दिया है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग का ppm इक्वल टू होता है, जो ppm की डिफिनीशन होती है हमने इसे देख रखा है, ppm इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, ठीक है। ppm इक्वल टू होता है बिले का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान × 10⁻⁶, ठीक है। तो इस फार्मूले पे हम रख देंगे, सारी चीज़ें हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए बिले का द्रव्यमान, तो बिले का द्रव्यमान हम लोग को दिया है 5.8 × 10⁻³ बटा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान भी हमें 1 kg यानी 1000 ग्राम दिया हुआ है, तो बटा 1000 रख लेंगे, और × 10⁻6 होता है फार्मूले के अनुसार, तो 10⁻6, ठीक है। अब देखिए ये 10⁻³ है, अगर ये नीचे आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और 10,000 यानी इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। 10⁻³ × 10⁻³ यानी 10⁻6 हो जाएगा, तो 10⁻6 और ये 10⁻6 कट जाएगा, तो 5.8 बचेगा, तो 5.8 आंसर हो जाएगा, और इसको हम ppm यहाँ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम ppm में ज्ञात कर रहे हैं। तो इस तरह हमें ऑक्सीजन की सांद्रता मालूम चल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका जो अगला सांद्रता का पद है मोल अंश, उसे देखते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, ओके गाइज। तो चलिए देखते हैं मोल अंश। मोल अंश क्या होता है? देखिए सांद्रता का जो पद हम पढ़ रहे हैं उसका ये 5वां पद है, ठीक है। इससे पहले हमने 3 पद, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया है, और इसके हमने अभी अभी 4था पद पढ़ा, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। और चलिए हम इसका जो 5वां पद है मोल अंश, उससे पढ़ते हैं। देखिए मोल अंश क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों तथा बिले एवं विलायक के कुल मोलों का योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। बिले में उपस्थित बिले के मोलों, ठीक है, बिले के मोलों, ठीक है, तथा बिले एवं विलायक के मोलों के अनुपात को, ठीक है, यहाँ के नहीं को कर दे तो और बेटर रहेगा, योग के, ठीक है, योग के ही रहने देते हैं, योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए मोल अंश को मोल प्रभाज अथवा मोल भिन्न भी कहते हैं। इसे देखिए एक्स, यहाँ पे आपको आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इसी तरह लिखा हुआ है, इसको डिफाइन नहीं किया कि इसको एक्स बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, लेकिन शायद मोल अंश को जब हमने पढ़ा तो इसको काई से प्रसिद्ध करते हैं, ठीक है, इसे काई बोलते हैं। लेकिन चलिए इस टाइम मैं एक्स ही इसे बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एक्स ही बोल रहा हूँ, काई नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मोल अंश क्लियर हो गया होगा। देखिए इसका जो फार्मूला होता है मोल अंश का, ठीक है, ये एक्स है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मोल अंश को चूंकि काई से प्रसिद्ध करते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, केवल इस तरह एक्स टाइप का बना दिया है, ठीक है। तो मैं इसे एक्स ही बोलता हूँ, आप कमेंट मत करने लगे कि सर जी इसको काई से प्रसिद्ध करते हैं, ऐसा जो हमने जब पढ़ा था तो इसको हम काई ही बोलते थे, ठीक है। लेकिन चलिए मैं एक्स बोल रहा हूँ क्योंकि एक्स बोलना आसान भी होता है, ठीक है। तो मोल अंश एक्स इक्वल टू क्या होगा,
परिभाषा के अनुसार विलेय के मोलों का योग तथा विलेय एवं विलायक के मोलों के योग के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। तो उसके अनुसार हम लोग का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा विलेय के मोलों का योग, ठीक है, और बटा में विलेय एवं विलायक के मोलों का योग, यही होगा मोल अंश, ठीक है। तो आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। इस फार्मूले के आधार पर भी हम मोल अंश का डिफिनीशन दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, विलेय के मोलों का योग तथा विलेय एवं विलायक के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, ठीक है। मोल अंश को मोल प्रभाज्य अथवा मोल विहीन भी कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मोल अंश एकदम अच्छे से इसकी डिफिनीशन और ये जो फार्मूला है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आपके देखिए एग्जाम में आया कि मोल अंश पे टिप्पणी लिखे, तो आप यहाँ तक केवल लिखिएगा, ठीक है। नीचे ये जो चीज़ें हैं मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे आप मत लिखिएगा, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, यदि किसी विलयन में विलेय को हम अगर ए से परिचित करते हैं, ठीक है, तो विलेय के अगर एन तथा विलायक को हम बी से परिचित कर रहे हैं, ठीक है, विलायक के एन बी मोल उपस्थित हो, ठीक है। कोई विलयन है उसमें विलेय के एन तथा विलायक यानी बी के एन बी मोल उपस्थित हो, ठीक है, तब क्या होगा कि तब विलेय के मोल अंश जो होंगे, विलेय के मोल अंश x से, ठीक है। चूंकि हमने विलेय को a से परिचित किया है तो यहाँ नीचे हम x तो हमें अंश मोल अंश के लिए होता है और यहाँ a लिखा गया है यानी विलेय, ठीक है। यानी विलेय के मोल अंश यानी x से बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, वो विलेय के मोलों का योग। तो विलेय के मोल क्या है, n है, तो विलेय के मोलों का योग और बटा हमने फार्मूले के अनुसार पढ़ा था कि विलेय प्लस विलायक के मोलों का योग, ठीक है। तो विलेय का मोल n और प्लस विलायक का मोल NB, ठीक है। विलायक का मोल चूंकि क्या है यहाँ दिया है ना कि विलायक के NB मोल उपस्थित हो, तो यहाँ NB, ठीक है। ये हो जाएगा फार्मूला, यानी विलेय के मोल अंश x से बराबर Na प्लस NB हो जाएगा, यानी विलेय का मोल बटा विलेय प्लस विलायक का मोल, ठीक है। ये आप लोग का फार्मूले के अनुसार ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम विलायक के मोल निकालें, ठीक है, तो विलायक के मोल अंश अगर हम निकालें तो विलायक के मोल अंश XB का जो होगा वो होगा क्या कि विलायक के मोलों का योग, ठीक है, विलायक के मोलों का योग बटा में विलेय प्लस विलायक के मोलों का योग, ठीक है। तो आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से ये फार्मूला भी दोनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि इसको हम अगर अलग अलग निकालना हो, विलेय के मोल अंश अलग निकालना हो, विलायक के मोल अंश अलग निकालना हो तो कैसे क्या करेंगे, ठीक है। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि विलयन में समस्त अवयव के मोल अंशों का जो योग होता है हमेशा एक होता है। जी हाँ गाइज, कितने भी, ठीक है, मान लीजिए विलेय के मोल अंश मान लीजिए कुछ इसका मान आ गया, विलायक का मोल अंश का कुछ मान आ गया, तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों के मोल अंश का जो मान होगा हमेशा एक होगा, ठीक है। ये केवल दो के लिए नहीं, अगर विलयन में दो के अलावा और भी अवयव हो, दो के अलावा 3, 4, 5 भी अवयव हो, तो सभी मोल अंश, उनके सभी मोल अंशों का जो योग होगा वो हमेशा एक होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मैं इसको एक बार और अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, यदि किसी विलयन में विलेय, चूंकि विलेय को हम ए से परिचित कर रहे हैं, ठीक है, के एन तथा विलायक यानी बी, इसको विलायक को बी से परिचित कर रहे हैं, के एन बी मोल हो, ठीक है, एन बी मोल उपस्थित हो, केवल मोल, ठीक है, तब विलेय के जो मोल अंश होंगे, ठीक है, जो विलेय के मोल अंश होगा वो एक से बराबर क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार हमने पढ़ा था कि मोल अंश क्या होगा कि विलेय के मोलों का योग बटा विलेय प्लस विलायक के मोलों का योग। तो चूंकि विलेय का मोल अंश क्या है, चूंकि विलेय के मोल क्या है, एन है, तो विलेय का मोल बटा विलेय प्लस विलायक का मोल, तो विलेय का ये मोल और ये विलायक का मोल, ठीक है, इसका ये जो अनुपात होगा वही मोल अंश के बराबर होगा। तो चूंकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसी प्रकार अगर हम विलायक का मोल अंश निकालें तो विलायक का मोल अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलायक का मोल अंश बटा विलेय प्लस विलायक का मोल अंश, सॉरी मोल अंश में बोल दो मोल, ठीक है। अगर विलायक के मोल अंश हम एक्स भी निकालें तो विलेय का मोल बटा में विलेय प्लस विलायक का मोल, तो चूंकि यहाँ विलायक ये है तो यहाँ विलायक रहना चाहिए, विलेय नहीं रहना चाहिए। फार्मूला के अनुसार तो हम पढ़ते हैं विलेय का मोल, चूंकि विलायक का ही मोल अंश हमें ज्ञात करना है, तो विलायक का मोल बटा विलेय प्लस विलायक का मोल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम निकाल सकते हैं विलायक मोल अंश। देखिए यहाँ विलेय और विलायक मोल अंश का हमेशा जो योग होगा वो एक के बराबर होगा, ठीक है। विलयन में समस्त अवयव के मोल अंशों का जो योग होता है एक होता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए यानी एक ए के मोल अंश प्लस एक्स बी यानी बी के मोल अंश, यानी एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है।
ये होता है, ये नेचुरली, ये प्रयोगानुसार देखा गया है। ठीक है, देखिए यदि बिलियन में कई पदार्थ यदि जो बिलियन है कई पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तब भी क्या होगा कि 100 + 1 भी डॉट डॉट xn बराबर 1 होगा। ठीक है, यानी बिलियन कई, मान लीजिए कई पदार्थ उसमें हैं, उससे मिलकर बना हुआ है, तो सभी के मोल अंशों का जो योग होगा वो हमेशा 1 होगा। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि बिलियन में कितने भी अवयव हो गए, ठीक है, 2 हो गए या 2 से ज़्यादा, तो उन सभी के मोल अंशों का जो योग होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये आगे काफ़ी सारा काम आने वाला है, इसका काफ़ी सारा उपयोग होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और एक फार्मूला आप यहाँ भी देख लीजिए, मोलों की संख्या इक्वल टू भार बटा अणुभार, इसके अनुसार हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए कि मोलों की संख्या भार बटा अणुभार, ये फार्मूला होता है, शायद आपने 11वीं कक्षा में इसे पढ़ा होगा। ठीक है, कि मोलों की संख्या इक्वल टू भार बटा अणुभार ये होता है। ठीक है, अब चलिए इस पर हम मोल अंश जो है इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, कैसे इस पे का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आए तो 5 नंबर में शायद आ सकता है। ठीक है, देखिए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए 1 बिलियन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है। H2O और CH3 का मोल अंश यानी मोल प्रभाज, क्वेश्चन में, क्योंकि हम मोल अंश को मोल प्रभाज या मोल भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन एक बार मैं और पढ़ रहा हूँ। देखिए 1 बिलियन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम, ठीक है, G यानी ग्राम, ठीक है, H2O उपस्थित है। H2O और CH3OH का मोल अंश यानी मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इसका अलग अलग हमें मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, चूंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम हल लिखेंगे और CH3OH का हम भार निकाल देंगे। ठीक है, देखिए ये निकालेंगे नहीं, हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम मोल निकालेंगे। ठीक है, चूंकि CH3OH का भार हमें दिया है 16 ग्राम। यहाँ दिए कि 1 बिलियन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है, यानी 16 ग्राम हमें दिया है इसका भार, यानी हम लिख लेंगे कि CH3OH का भार हमें 16 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए CH3OH का मोल हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा कि मोलों की संख्या यानी वही मोलों की संख्या यानी मोल इक्वल टू हम लोग का होता है भार बटा अणु भार। ठीक है, तो देखिए इसके अनुसार हम निकाल लेंगे कि CH3OH का मोल बराबर, ठीक है, और इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, N नीचे लिख देंगे CH3OH। ठीक है, जिसको प्रदर्शित करना होता है उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, CH3OH के मोल N और नीचे लिख देंगे CHOH। ठीक है, NCH3OH। ठीक है, देखिए भार बटा अणुभार ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, CH3OH का मोल NCH3OH इक्वल टू भार बटा में अणुभार। ठीक है, चूंकि इसका भार हमें दिया है 16 ग्राम और अणुभार, इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, तो आप निकालने को आप जानते होंगे 11वीं कक्षा में ही आपने पढ़ रखा है कि इसका अणुभार हम कैसे निकालेंगे। देखिए मैं इसको निकाल कर भी दिखा देता हूँ। देखिए CH3OH है, CH3OH है, इसका हम अणुभार कैसे निकालेंगे पूरे का। तो देखिए कार्बन है, तो चूंकि हम जानते हैं कि कार्बन का जो हम लोग का परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है और जो परमाणु भार होता है वह 12 होता है। तो यहाँ 12 प्लस H3 है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार केवल एक ही होता है, और इसमें चूंकि इसके 3 अणु हैं तो इसमें गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए ऑक्सीजन, ओ यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वह 16 होता है। ठीक है, 16 होता है। ठीक है, 15.999 इस तरह कुछ कर होता है, तो इसको हम 16 मान लेते हैं। ठीक है, इतना होता है 1 होता है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 3 एकम 3 और एक ये 4 और ये 16 यानी 20 हो गया ये, और ये 12 32 यानी 32 हम लोग का इसका क्या होगा, CH3OH का क्या होगा कि हम लोग का अणुभार होगा। ठीक है, तो इस तरह हम अणुभार निकालते हैं। तो अणुभार हम लोग का 32 हो गया, तो ये 16 भार हम लोग का दिया है और अणुभार हमने निकाल लिया 32, तो वही हमने यहाँ 16/32 लिखा है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे भाग देंगे तो 0.5 हम लोग का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम H2O का हम क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। तो चूंकि हमें H2O का हमें क्या दिया है, H2O का हमें भार दिया हुआ है। ठीक है, H2O का क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमें H2O का भार दिया है 90 ग्राम। हमें क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि 90 ग्राम H2O उपस्थित है। ठीक है, तो H2O का भार 90 ग्राम है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं H2O का मोल। ठीक है, H2O का मोल NH2O इक्वल टू, ठीक है, देखिए किसी का भी हमें मोल को प्रदर्शित करना हो, लाइक मान लीजिए
CH3 के ही मोल को हमें प्रदर्शित करना है, तो हम NCH3 इस तरह लिखते हैं, ये नीचे CH3 N की यहाँ कोने पे लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमने यहाँ सेम लिख लिया है कि H2O का मोल इक्वल टू NH2O, ठीक है, इक्वल टू भार बटा में अणुभार, ठीक है। चूंकि हमें भार दिया है, H2O का भार दिया है कितना 90 ग्राम, ठीक है, और अणुभार चलिए इसका हम निकाल लेते हैं। देखिए H2O है, किस तरह निकालेंगे, देखिए हमने यहाँ ऊपर बताया उसी के अनुसार आप निकालेंगे। देखिए H2O, तो चूंकि H जो है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ठीक है, तो परमाणु भार इसका हमने 1 रख लिया, ठीक है। तो देखिए इसका, देखिए हम लोग का यहाँ परमाणु भार इसका 1 हो गया और इसको हम गुणे 2, इसके 2 अणु है तो 2 से गुणा कर देंगे, और प्लस ऑक्सीजन का हमें क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है 16 होता है, ठीक है, तो यहाँ 16 रख लेंगे, ठीक है। तो ये 2 एकम 2 और प्लस ये 16 यानी 18, यानी एक तरह से बोले तो H2O पूरे का जो अणुभार का हो गया और प्लस 2 18, ठीक है, तो 18 हो गया, तो हम यहाँ 18 रख लिए, ठीक है। तो हम H2O का मोल NH2O इक्वल टू भार बटा अणुभार होता है, तो भार का जगह हमने 90 रख लिया बटा अणुभार हमने निकाला कि H2O का जो अणुभार होता है 18 होता है, ठीक है, तो उसके अनुसार हमने यहाँ 18 रख लिया। अब जब इसमें हम भाग देंगे तो 18 × 90 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम चूंकि CH3OH का भी मोल निकाल लिए, H2O का भी मोल निकाल लिए, ठीक है, तो हम अब अलग अलग चलिए इसके हम मोल प्रभाज्य ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम H2O का मोल अंश निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे H2O का मोल अंश, चूँकि मोल अंश हमने आपको बताया XH2O इस तरह हम प्रदर्शित कर लेंगे, ठीक है। मोल अंश XH2O इक्वल टू, ठीक है, विलेय के मोल, तो विलेय चूँकि यहाँ H2O ही है तो विलेय NH2O यहाँ पे लिख लेंगे, यानी ये प्रदर्शित करने का मतलब है विलेय के मोल, ठीक है, NH2O, ठीक है। हम मोल को हम N से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग याद रखिएगा हमेशा। तो NH2O क्या करे, यानी विलेय, चूँकि विलेय यानी जल का मोल, ठीक है, बटा विलेय प्लस विलायक के मोल, ठीक है। यहाँ विलायक क्या है, CH3OH है, ठीक है, तो वही हम लिख लेंगे NH2O बटा में NH2O प्लस NCH3OH, यानी विलेय के मोल बटा विलेय प्लस विलायक का मोल इक्वल टू मोल अंश होता है। तो वही हम लिख लेंगे H2O के मोल अंश बराबर NH2O बटा NH2O प्लस NCH3OH, ठीक है। अब यहाँ जो भी मान है हमने निकाला, NH2O का मान चूंकि हमने 5 निकाला और बटा NH2 यहाँ वही 5 और प्लस हमने NCH3OH निकाला 0.5, इसको रख लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 बटा 5.5 होगा, यानी बराबर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0.909 इस तरह आगे तक चला जाएगा। आप 1 अंक या 2 अंक जहां तक मन करे आप इसको 1 2 या 3 कितने अंक तक भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमें H2O का मोल अंश मालूम हो गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार हम चलिए CH3OH का मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए CH3OH का मोल अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम मोल अंश को X से प्रदर्शित करते हैं और X CH3OH यहाँ पे लिख देंगे, यानी CH3OH का मोल अंश, ठीक है, क्या हो जाएगा CH3OH के मोल, ठीक है, बटा NH2O के मोल, यानी विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ठीक है, फार्मूले के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह हम रख लेंगे इसको, और सेम इसको हम जब इसका जो मान है उसको हम हल करेंगे, ठीक है। हमने पीछे निकाला NH3OH का मान 0.5 और NH2O का मान हमने निकाला 5, ठीक है, NCH3OH का मान भी हमने निकाला, ठीक है। इसको सेम यहाँ पर हम पुटअप कर लेंगे जो भी मान दिया हुआ है, उसके बाद इसको जब हल करेंगे तो अंत में इसका मान आ जाएगा 0.090, ठीक है। इस तरह ये आप लोग के हो गए H2O के मोल और CH3O के मोल, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस पे मैं आगे चलकर और सारा न्यूमेरिकल लगाऊंगा, ठीक है। शायद आपको समझ ना आया हो और आप शायद समझ भी गए होंगे, इस पे और भी न्यूमेरिकल मैं लगाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यह मोल अंश क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लीजिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें एकदम अच्छी से लिखी गई हैं, आप जहां से आसानी से पढ़कर, ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम जो आप इसका सांद्रता का पद होता है, ठीक है, मोलरता उसे हम देखेंगे, ठीक है। बस इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो बस थैंक यू।